बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज हमने रीड करनी है, अपना न्यू नावल रीड करना है। और सॉरी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से मैं ना टाइमली एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर सकी। लेकिन छुट्टी का कोई इरादा नहीं है, आप लोगों को नावल दूँगी। लेट आएगा आज। तो आए स्टार्ट करते हैं। पहले नावल पढ़ लेते हैं, फिर कमेंट सेशन एक दफ़ा रीड कर लेंगे, ठीक है? तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। रात होने वाली बारिश ने मौसम को सर्दी के दो चंद कर दिया। पूरी रात बरसने वाली घटाएं फजर से ज़रा पहले थमी थी, मगर अभी भी हल्की हल्की फवार ने नमी घोल रखी थी। अल्लाह अकबर की सदा ने इसके जामद वजूद में हरकत पैदा की। सारी रात एक ही जगह पर मंचबंद बैठे जिस्म अकड़ चुका था। थकन पोर पोर में समा गई थी, मगर रब की पुकार पर लब्बैक कहता वो अस्पताल के हाथ में बनी मस्जिद की तरफ चल पड़ा। अपने तमाम गुनाहों तमाम ख़ताओं की माफ़ी मांगने के लिए इसे अपने रब की तरफ ही जाना था, और कोई चायपना थी भी नहीं। सजदे में सरनुगू होते इसका चेहरा और ज़मीन भीगने लगे। जाने कहाँ कहाँ के आंसू थे जिन्हें वो बहाए चला जा रहा था। पूरे खुशू खुशू से नमाज की अदायगी के बाद इसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो दिल की दुआएं आंसुओं की लड़ी में बदलने लगी। ऐ मेरे रब, मेरे गुनाहों को मेरे लिए सज़ा ना बना, मेरी कोताहियों को मेरे पछतावे ना बना। मुझे एक मौका दे दे कि मैं इसे बता सकूं मेरे लिए क्या है। एक मौका जो मुझे मोहब्बत की अदालत में माफ़ी दिला दे। मेरी दुआओं को कबूल कर दे, मुझे माफ़ कर दे। मेरे परवरदिगार, इसे मुझे लौटा दे। मेरे रब लौटा दे। वो बच्चों की तरह ज़ारों का तार रोता दोबारा सजदा रेज़ता हो गया। मैम आपका फ़ोन है। हैंडबैग में सेल फ़ोन रखता है इसका हाथ एक लम्हे के लिए रुका। इसने पलटकर दीवार गिर घड़ी में टाइम देखा। 1 बज रहा था। बहुत तसल्ली से इसने बैग में अपनी बाकी अशिया की मौजूदगी का यकीन किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती फ़ोन स्टैंड के पास आई, जहाँ खड़ी मुलाजमा रोज़ दोहराई जाने वाली बात के इंतज़ार में थी। कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। फ़ोन के बिल्कुल करीब आकर इसने गुस्से से कहा। फ़ौरन पलट गई। इसका मकसद पूरा हो गया था। मुलाजमा ने खामोशी से फ़ोन कान से लगाया। ठीक है, और सब खैरियत है? इसे कुछ बोलने की ज़रूरत ही ना पड़ी, साहब ने खुद ही बात ख़त्म कर दी। जी सर, लेकिन वो अटकी। लेकिन क्या? वो परेशान हुआ। सर, मैम 2 दिन से खाना नहीं खा रही और गुस्सा भी आया हुआ बहुत। शाम तक और देख लो, वरना झट कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। ओके ओके सर। रिसीवर क्रैडल पर डालकर वो किचन की तरफ चल दी। अच्छा, ऐसा की हो गया। नमाज और तिलावत कुरान पाक से फारिग होकर दोबारा अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने लगा तो सूरज तमाम दुनिया को अपनी रोशनी में नहला चुका था। कुर्बे इलाही ने इसके दिल को पुरसकून कर दिया। अभी वो कॉरिडोर में दाखिल हुआ था कि नर्स ने इसे जा लिया। मुबारक हो सर, आपके पेशेंट को होश आ गया। वाकई? जी सर, बट शी इज़ स्टिल इन आईसीयू, नर्स ने जवाब दिया। ओह थैंक यू सो मच सिस्टर। वो आईसीयू की तरफ भागा। आईसीयू के शीशे के इस पार अब वो साख्त वजूद इतना भी साख न था, बल्कि ज़िंदगी की किरण ने इसके वजूद में इर्तियाश पैदा कर दिया। डॉक्टर्स मुख्तलिफ तरीक़ों से इसका मुआयना करने में मगन थे। वो दवाओं के ज़ेर असर दोबारा गनूदगी में जा चुकी थी, मगर एक हौसला अफजा पेशरफत के बाद अभी भी इसे अंदर जाने की इजाज़त न थी। इसी वक्त डॉक्टर अहमद बाहिर आए। वो इसके बहुत पुराने जानने वाले थे। मुबारक हो यंग मैन, शी इज़ बेटर नाउ। हंसते हुए इन्होंने इसके कंधे पर हाथ रखा। थैंक यू अंकल, अगर आप ना होते तो कम ऑन, मेरी जगह कोई भी डॉक्टर होता तो वो यही करता। वो शफकत से कहने लगे। एनीवे, शाम तक इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तुम वहीं मिल सकोगे, बेहतर है अभी कुछ देर आराम कर लो। वो मुतफक्कर थे। कल से इसी हालत में देख रहा हूँ तुम्हें। ओके अंकल, बट थैंक्स अगेन। वो मुस्कुरा दिया। टेक केयर। इसका शाना थपकते हुए मसनूई खफगी से घूरे। अच्छा जी। 4 कनाल पर मुहित ये वसी और अरीज़ हवेली आज फिर मातम कदा थी। सुबह से ही लोगों का तांता बंधा हुआ था। 21 साल पहले इस हवेली पर जो क़यामत गुजरी थी, वो दास्तान आज भी गांव के लोगों को हंस थी। रात के अंधेरे में पुलिस से भागते डाकुओं ने इस हवेली में पनाह ली और मौका अच्छा जानकर ना सिर्फ हवेली के माल पर हाथ साफ किया, बल्कि 3 जवान नाशे भी छोड़ गए। मोहिब शाह इस गाँव, ओए होए, ये तो बहुत बुरा हुआ। मोहिब शाह इस गांव समेत 5 गांवों के सरदार थे। एक नहायत ईमानदार, नेक और खुदातर्स बादशाह की तरह वो गांव के बासियों की फलाह के लिए हम वक्त तैयार रहते। इनकी शरीक हयात मोमना शाह भी इनकी तरह थी। अपने दोनों बेटों सिकंदर शाह और आलम शाह को भी इन्होंने हमेशा यही सिखाया था, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी के कोई भी माँ बाप जैसा न बन सका। मोहिब शाह की वफ़ात पाते ही दोनों भाइयों के माबैन जायदाद का बंटवारा हो गया। सिकंदर शाह बड़े बेटे होने की वजह से सरदार बने। इनकी बेगम मोमिना बेगम की सगी भांजी थी। प्यार करने वाली और मिलनसार सिकंदर शाह जैसे जालिम और अखड़े इंसान के साथ गुजारा करना इन्हीं का सब्र था, मगर असलान की पैदाइश के बाद सिकंदर शाह इन्हें थोड़ी बहुत अहमियत देने पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ आलम शाह भी गुस्से के तेज़ इंतहाई जज्बाती आदमी, लेकिन चूंकि मरियम इनकी मनचाही बीवी थी, सो अच्छी गुजरी थी। मगर इनके साथ एक दूसरा ही मामला था, शक। इन्हें दुनिया की हर औरत मशकूक लगती। दौर फिटे मुँह फेरते। तो फिर बीवी क्यों बनाया? ना करदा व्या शक की करदा रंदा सारी ज़िंदगी लानती है।
फिर बीवी तो क्या मानी, और फिर बीवी भी वो जिससे पहले इनके बड़े भाई ब्याहना चाहते थे। मगर रुकैया बेगम करोड़ों की जायदाद की तनहा वारिस थी, सो उन्होंने मरियम के लिए पसंदीदगी को दिल में छुपाकर रुकैया को चुन लिया। मगर आलम शाह के लिए अपनी मोहब्बत पहले थी। आलम और मरियम की बेटी नूरुलैन सिर्फ 3 माह की थी जब एक रात वो सान्या हुआ। अच्छा, मरियम को पसंद करते थे तो ब्याह रुकैया दे नाल करा लिया, वड्डे ने की ना सी ओदा, सिकंदर शाह ने। सही हो गया। मोमना बेगम और रुकैया अजलान और नूरुलैन को दम कराने करीबी गांव गई हुई थी। जब वापस आई तो सब खत्म हो चुका था। आज इसके आमद को गुजरे 21 साल हो गए थे। इस वाक़े के सिर्फ 2 साल बाद ही रुकैया बेगम भी इंतकाल कर गई तो अजलान और नूरुलैन की जिम्मेदारी तनहा मोमिना बेगम को संभालना पड़ी। हवेली में बड़े पैमाने पर कुरान ख्वानी का इंतज़ाम करवाया गया। आसपास के गांव के वडेरे, इनके अहले खाना, गांव के रहायशी सभी जमा थे। मरे कौन तेने आया तो अंदाज दो। बीजान, आपको छोटे साई ने बुलाया वहाँ। अस्करी बुआ इस घर की पुरानी खादमा थी और बीजान के नहायत करीब भी। दुआ हो गई है क्या? तस्बीह के दाने गिराते हुए बीजान ने पूछा। जी, इसीलिए आपको बुलाया कि आप आए तो लंगर तकसीम हो। मुअद्दब सी कहने लगी। ठीक है, तुम यही रहना। और ये नूर कहाँ है? आपको पता है इस वक्त वो कहाँ होती है? अस्करी बुआ अफसोस से कहने लगी। बीजान आंखों के गोशे साफ करती हुई उठ गई। मिसेस अफरीदी, ये मेरी फ्रेंड है ऐना, और ऐना ये मिसेस अफरीदी जिनके बारे में मैंने तुमसे जिक्र किया था। सादिया ने इसका तारुफ करवाया। वो आजकल अपना बुटीक खोलने के बारे में सोच रही थी, मगर इसके पास सरमाया था, तजर्बा नहीं। मिसेस अफरीदी अपना बुटीक चलाती थी और इसके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार थी। तो आप ऐना? वो काफ़ी मुतासर लग रही थी। क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? कुछ खास नहीं, हाउसवाइफ समझ लें। अरे नहीं, अच्छी खासी सोशल लड़की है। दरअसल इसके हस्बैंड अब्रॉड होते हैं, इसलिए कोई बिजनेस प्लान कर रही है। सादिया को इसका हाउसवाइफ कहना एक आंख ना भाया। फिर तो फुर्सत ही फुर्सत होती होगी, मिसेस अफरीदी ने मजाकन कहा। इसी लम्हे इसके सेल फोन की बीप हुई। घर का नंबर देखकर इसे हैरत नहीं हुई। वो एक्सक्यूज़ करती साइड पर आ गई। हेलो मैम, आप कब तक आएंगी? वो सर आपको कॉल, अपने सर से कहो मेरी फ़िक्र करना छोड़ दें और अब बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब ना करें, अंडरस्टैंड मैम? वो मगर इसने कॉल कट कर दी। इनकार जैसी लज्जत इकरार में कहाँ, बढ़ता है इश्क गालिब इनकी नहीं से। वो नहीं जानती थी कि इसे अजलान शाह से मोहब्बत कब हुई। बस एक सफ़र मुसलसल था जो इसके बचपन से शुरू हुआ, लड़कपन में फलने लगा और जवानी की दहलीज पर खड़ी वो पोर पोर इसकी मोहब्बत में भीग चुकी थी। इस भरी दुनिया में बीजान के बाद इसका वाहद खूनी रिश्ता वही तो था जिसे देखकर इसे अपने होने का यकीन मिलता था, जिसे सामने ना पाकर इसकी सांसें रुकने लगती थी। वो जानती थी कि मोहब्बत का यह सफ़र वो तनहा तय कर रही है। वो इसका शरीक नहीं है, बल्कि एक मोहब्बत के सफ़र में ही क्या, ज़िंदगी के किसी भी राह पर वो इसके साथ ना था। इसे याद ना था कि असलान ने इसे कभी खुद से मुखातिब किया, बल्कि अगर वो कर भी लेती तो इसका लहजा इतना सर्द होता कि वो आइंदा कई महीने से कलाम ना कर पाती। अव्वल तो मुलाकात ही शाज़ो नादर होती। दोनों ही छोटी उम्र में बोर्डिंग स्कूल रहे थे। बीजान को यही आसान लगा, और अगर आमना सामना होता भी तो बात करना तो दूर, वो इसकी तरफ देखता भी ना था। वो जिसकी सूरत के बारे में बीजान कहती थी कि नूर को देखते हुए ऐसा लगता जैसे किसी पाकीज़ा हाले को देख रहे हो। इसकी बेस्ट फ्रेंड का कहना था कि अगर नूर मुकाबला हुस्न में चली जाए तो कोई इसके मुकाबले नहीं ठहर सकेगा। ऐसे हुस्न की चकाचौंध भी पत्थर को न पिघला सकी थी। वो जितना इससे दूर भागता, मोहब्बत इतना ही इसे असलान के करीब धकेलती। वो कम को था, लिए दिए रहने वाला था। इसकी दोस्तियाँ बहुत ज़्यादा न थी, मगर फिर भी नूर ने इसे अक्सर हंसते देखा। मगर जैसे वो सामने आती, इसके लब भिंच जाते, चेहरे पर नरमी की जगह सख्ती आ जाती। वो इसकी मौजूदगी से अक्सर अनजान बन जाता। ऐसे में माँ की कमी इसे और शिद्दत से महसूस होने लगती थी। माँ की तस्वीर गोद में रखी वो खामोशी से इस पर अपनी उंगलियाँ फेरी थी और इसका दुख कतरा कतरा तस्वीर पर बिखर रहा था। मैं क्या करूं मामा, किससे कहूं? बीजान को बताना इन्हें परेशान करने के बराबर है। वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेंगी तो इनको दुख पड़ जाएगा। वो आज तक अपनी औलाद का गम नहीं भूली। सिसक कर रोते हुए एक टूटी बिखरी मूरत लग रही थी। मोमिना बेगम समझ न सकी वो किस बात पर शिकवा किना। अंदर जाने का इरादा मुलतवी करके इन्होंने मुलाजमा को ट्राली वहीं छोड़कर जाने का इशारा किया। इसके आंसू में रवानी आ चुकी थी। मोमिना बेगम यकीन और बेयकीनी के दरमियान मौलक थी, और अपना चेहरा मरियम की तस्वीर पर टकाकर वो सिसक रही थी। बिना हटके वो इसके बराबर आकर रुकी। वो चौंकी। लगता है मैं अपनी बेटी को इतना प्यार नहीं दे सकी जितना आलम और मरियम देते। एक सेकंड लगा था इसे संभलने में। जल्दी जल्दी आंसू पहुँचे। नहीं बीजान, आपने तो इनसे ज़्यादा प्यार दिया, फिर ये आंसू? कुछ नहीं बीजान, बस वैसे ही मैं आ रही थी, चले मैं यहीं खाना ले आती हूँ। वो गड़बड़ाई। पता नहीं बीजान कब से इसकी बातें सुन रही होगी। मोमिना बेगम ने चुपके से आंखें साफ की। वो जानती थी कि अभी ने क्या करना। अच्छा जी, सुन लिया मोमिना बेगम ने। चलो हूँ दादी कोई चक्कर चलाएगी। अब की बार जब वो कमरे में आया तो मुकम्मल होश में थी और मुसलसल छत को घूर रही थी। वो कुर्सी पर बैठ गया। कैसी हो? वो खामोश रही। कैसा फील करी हो? लफ्ज़ अपना मफहूम खो चुके थे। प्लीज़ मुझसे बात करो, इसने इल्तिजा की, मगर बेसुध। देखो मैंने तुमसे एक्सक्यूज़, इसने करवट बदल ली। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन नर्स आ चुकी थी। 3 रोज़ का मामूल आज फिर इख्तिताम पजीर हुआ था। की किता तू ऐसा, मैं तेन रा लेके कड्डा ना।
समी आज शाम मेरी कुछ फ्रेंड्स डिनर के लिए आ रही, कोई अच्छा सा मेन्यू रख लेना और ठीक 8 बजे तक सब रेडी। ओके ओके मैम, वो मोतबाना बोली। मैम वो सर की कॉल आई थी दोपहर में, ये डेली का सबक है क्या जो सुनाया जाए? वो तलक हुई। मैम सर का ऑर्डर है कि रोज़ाना आपको इन्फॉर्म किया जाए। वो डरते डरते बोली, ऑर्डर माई फुट। वो गुस्से में आ गई, आइंदा मुझे से कोई इत्तला नहीं देना, ये मेरा ऑर्डर। वो फिर से कमरे में बंद होगी। मूड दुरुस्त करने के लिए इसने झट कॉल मिला ली। इसके बाद शाम तक का वक्त कैसे गुजरा पता ही ना चला। तकरीबन 6 बजे मिसेस अफरीदी, सादी और सुंबल इसके घर पर थी। आपका घर तो बहुत खूबसूरत है, बल्कि काफ़ी आर्टिस्टिक है। थैंक्स। वो मुस्कुराई। आपकी पसंद है या आपके हस्बैंड की? इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। नहीं, इन्हीं की पसंद है। ज़बरदस्ती मुस्कुराई। वंडरफुल, इन्होंने दिल से तारीफ़ की। सादिया वो कॉन्ट्रैक्ट की फ़ाइल ऐना को दिखा दो। श्योर है ना? तुम देख लो और फिर साइन कर लो। ओके। वो फाइल देख रही थी जब लैंडलाइन फ़ोन की बैल हुई। वो करीबी थी, नाचार उठाना पड़ा। हालांकि वो जानती थी किसका फ़ोन है, ये नंबर किसी ने सिर्फ अपने लिए लगवाया था। हेलो, ये तुम ही हो ना? वो हैरान हुआ। जी फरमाइए। इसका लहजा स्पार्ट था। शुक्र है तुमने मुझसे बात तो की, मैं सोच भी नहीं सकता था क्या। सॉरी, रॉन्ग नंबर। इसने खट से फ़ोन बंद कर दिया। वो हेलो हेलो करते रह गया, मगर वो फ़ोन एंगेज कर चुकी थी। सादिया हक तक इसे देख रही थी। की कर देता रे बंदे ने। वो भी 1 घंटा पहले ही हवेली पहुंचा था। इतनी बड़ी जागीर थी, इसके अलावा शहर की फैक्ट्रियाँ, सब कुछ इसे देखना पड़ता था। इसलिए इसने दौरान तलीमी सब चीज़ों को देख शुरू कर दी थी। बहुत कम उम्र में इसने अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दिया। वो सीधा बीजान के कमरे में आ गई। ये जिसका मामूल था, वो कहीं से भी आता सबसे पहले बीजान के पास जाता था। पहले हाजिरी होते। अस्सलाम वालेकुम। वो बेड पर नीम दराज तस्बीह में मसरूफ़ थी। वालेकुम अस्सलाम। मुस्कुराते हुए इसके सलाम का जवाब दिया, टांगे समेट कर इसके लिए अपने साथ ही जगह बनाई। तबीयत कैसी है आपकी? इसने इनकी टांगे सीधी करके दबाना शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे जिनकी तुम जैसी औलाद हो वो कभी बीमार नहीं होते। इन्होंने फ़ख्र से अपने खूबरू फर्माबरदार पोते को देखा। अच्छा जी, मक्खन लगता है। आज की मेडिसिन गोल की है, अभी मुझे अस्करी बुआ ने बता देना है। वो भी मुस्कुराया। नहीं नहीं, अब तो जीने की उमंग पड़ने लगी है, तो मेडिसिन तो ज़रूर लेती हूँ। अब से क्या मुराद है आपकी? वो खफा हुआ। एक जवान पोते और एक जवान पोती की जिम्मेदारी है, इनकी शादियाँ करनी है, बच्चे खिलाने, तो जीना तो पड़ेगा ना। वो शरीर हुई। पाँव दबाता अज़लान का हाथ एक लम्हे के लिए रुका, मगर संभल गया। हाँ तो ऐसा करें, पोती के लिए देखें। मेरी फ़िक्र अभी छोड़ दे, मुझे भी आपकी खिदमत करनी है। क्या मतलब है, शादी के बाद खिदमत नहीं करोगे क्या? इन्होंने मसनूई नाराज़गी दिखाई। अगर आगे कोई ऐसी जो मुझे जोरू का गुलाम बना दे तो? वो सोचते हुए बोला। ऐसे लगते तो नहीं हो। वो पूरी यकीन थी। लो फिर यूँ करते कि कोई ऐसी ढूंढते जो तुमसे भी ज़्यादा मेरी खिदमत करे। वो असल मौजू की तरफ आने लगी। तो फिर मेरी शादी ना, ये तो फिर मेरी शादी ना करने वाली बात हुई ना। क्यों? कोई तो होगी इसी दुनिया में। वो डट गई। नामुमकिन है। अगर मैं मुमकिन कर दिखाऊं तो? उन्होंने चैलेंज किया। तो मैं इनकार नहीं करूँगा। इसने कबूल कर लिया। वादा? पक्का। तो फिर अब मैं ऐसी लड़की सोच कर ही दम लूँगी। सोच है आपकी। वो चिढ़ाने लगा, मगर वो मुस्कुरा दी। एडियाँ बढ़िया बढ़िया गल्ला ना कर, दादी जो सोची बैठी है ना बीजान, तेरे तराह निकल जाने सुन के पुत्र। रात से बीजान की तबीयत ख़राब थी। वो एक टांग पर खड़ी थी। अजलान 2 दिन से शहर गया हुआ था। वहाँ फैक्ट्री में कुछ मसला था, सो बीजान ने इसे सख्ती से अजलान को बताने से मना कर दिया। पूरी रात वो इनके सराहने से लगी रही। जैसे ही इनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसने फ़ौरन अजलान को फ़ोन किया। वो मना ही करती रहेगी। हेलो, इसकी मसरूफ़ सी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं नूर बात कर रही हूँ। वो ज़िंदगी में पहली बार इसे फ़ोन कर रही थी। हाँ बोलो, क्या मसला है? वो भी शायद इसकी तवक्का नहीं कर रहा था। वो बीजान, क्या वो बीजान को परेशान हुआ? नहीं, अब वो ठीक है, मगर रात में इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। ये तुम मुझे अब बता रही हो? पहुंच रहा हूँ अभी। खटाक से फ़ोन बंद हो गया। नन्ना सा मोती इसकी पलकों पर ठहर गया। रिसीवर क्रैडल पर रखकर वो दोबारा इनके पास आ रहे हैं, मैं ज़रा आपके लिए कुछ बना लूँ। नज़रें चुराती वो किचन की तरफ चल दी। क्या मुझे आपसे हमेशा ज़िल्लत ही मिलेगी? मोहब्बत ना से कम से कम इज्जत ही दे दिया करें। वो खुद से हम कलाम थी। जब वो हवेली पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। वो सीधा बीजान के कमरे में गया। वो सो रही थी। वो इनके साथ बेड पर ही बैठ गया। अभी वो इनके साथ दराज होने का सोच ही रहा था जब इसकी नज़र बेड के साथ नमाज़ पढ़ती नूर पर पड़ी। एक बार फिर इसे नूर पर गुस्सा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। नमाज़ पढ़ के वो मुखातिबी सर की जंबी से जवाब दिया गया। आपके लिए खाना लगवाऊँ? नहीं, और अब जॉब मैं हूँ इनके पास। इसकी मौजूदगी इस्लान के लिए काबिल कबूल ना थी। और फिट है मुँह तेरे तक, तू चला जा, अन्नी दे। लेकिन खाना? वो फिक्रमंद हुई। जाने किस शख्स के हाथों इतनी मरतबा ज़लील होने के बावजूद भी वो थकती ना थी। एक बार का कहा तुम्हारी समझ में नहीं आता? लानत भेज रहे थे, फटकार पाते चली जा। फ़ोन की घंटी मुस्तकिल बज रही थी, मगर वो अनसुनी करती टीवी में मगन थी। समी अपने कमरे में जा चुकी थी। वो जानती थी कि पिछले कुछ दिनों से वो इसी वक्त इसलिए फ़ोन कर रहा था कि वो रिसीव करे। वो इस शख्स की सदाकत और रानी घटाने के हक़ में नहीं थी। जो वो सोच चुकी थी वो इसे समझाया गया था। इसे इस पर ही अमल पैरा रहना था, मगर आज जाने के फ़ोन की हर घंटी इसके दिल में पेवस्त हो रही थी। वो दिमाग की उंगली थामे अपने अहद पर कारबंद रहने की कोशिश करने लगी, मगर दिल जीत गया। फ़ोन रिसीव हो चुका था, लेकिन इसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी अदा न हुआ। हेलो। वो बेकरार हुआ। माँ सदके जाए कि दोनों इको बंदे तो नहीं है, ये दो तरह का कपल है। जे तो वही बंदा ना जिहड़ा उन्हें बिस्त कर रहा, तो फिर जे अगों ए बिस्त कर रही तो माँ सदके जाए बहुत चंगा कर रही। लेकिन हुण पता लग जाएगा कि की चल रहा है। हेलो, प्लीज़ मुझसे बात करो। इसने इल्तिजा की। मैं जानता हूँ ये तुम ही हो, तुम भी मेरी तरह अजियत में। प्लीज़ प्लीज़ एक बार, बस एक बार लौट आओ। क्रैडल पर रखी इसकी उंगली इसके लफ्ज़ों का गला घोंट गई।
एक नन्हा सा कतरा इसके गाल पर फैला और खुद ब खुद जज़ब हो गया। अज़लान जब इनके कमरे में आया तो वह नमाज से फारिग होकर अपने बेड पर लेट रही थी। इन्होंने अभी इसे मर्दाने से बुलवाया था और फ़ौरन हाजिर हो गया। इनका बुलावा हमेशा इसके लिए पहली तरजीह रहा था। अरे मैंने अस्करी से कहलवाया था कि फ़ारिग होकर आ जाना। मैंने हाल हुई आप बुलाएं और मैं फ़ारिग होने का इंतज़ार करूँ? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो तुमने और भी एक काम को कहा था, मगर मैंने वो कर दिखाया। वो पुरस्कार हुई। क्या काम? इसे याद न है। यही कि मैं अपने लिए ऐसी बहू ढूंढूं जो तुमसे ज़्यादा मेरा ख्याल रखे, मेरी खिदमत करे। तो क्या ढूंढ लिया आपने? वो सरापा हैरत था। हाँ बिल्कुल, और वो तुमसे ज़्यादा, सिर्फ ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी मेरा। पुरजोश थी। या आप कैसे कह सकती हैं कि वो मेरी छोड़ो, बस अब अपना वादा पूरा करो, इसलिए तुम्हें बुलवाया। वादा? यही कि तुम इनकार नहीं करोगे। पर बीजान पता तो चले है कौन? वो भी तक हैरान था। हाँ है ना तुम्हारी तरफ से, हाँ है ना तुम्हारी तरफ से। वो सवाल टाल गई। बीजान आपने नूर के लिए कोई लड़का देखा? इसकी छठी ही सलाम देने लगी। ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो भी गालबन इस छुपन छुपाई से महसूस हो रही थी। मतलब साफ है, मैंने तुम्हारे लिए नूर को और नूर के लिए तुम्हें पसंद किया। इसके बदतरीन खदशात की तस्दीक हो गई थी। इसे लगा पूरी हवेली इसके ऊपर आ गई हो। क्यों बच्चे, कैसी लगी मेरी पसंद? अब वो फातिहाना इसे देख रही थी। वो एक लफ्ज़ भी ना बोल सका। हुनर आम है तू कर ला बीजान ते। बीजान क्या ये आपकी महज सोच है या ख्वाहिश? वो फ़ौरन इनकार नहीं कर सकता था, मगर सोच को बदला जा सकता था। ख्वाहिश के मामले में इसे खुद को बदलना पड़ता। ये कैसा सवाल है असलान? मेरा मतलब है इसके अलावा कोई और हल। वो संभला। क्यों, तुम्हें नूर पसंद नहीं? मेरा ये मतलब नहीं है, मगर मेरे और इसके दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो अंडरस्टैंडिंग करने से होती है। मगर फिर भी अगर तुम्हें एतराज़ है तो मैं अपनी ख्वाहिश दबा सकती हूँ। हज़ार चंद के इसे भुला नहीं सकती। इन्होंने से जज्बाती करने की कोशिश की। तुमने हमेशा हर हाल में मेरे कहे का मान रखा है असलान। ये एक आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दो। नूर के मामले में तुमसे ज़्यादा मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकती। मेरी नूर बहुत मासूम है, बहुत सादा, दुनिया की सख्तियों से नावाकिफ़। मैं डरती हूँ कि कहीं कोई और लोग। मुझे कोई एतराज़ नहीं बीजान। इसे खुद की आवाज़ कहीं पाताल से आती महसूस हुई। हाँ अफसोस रहेगा कि मुझसे बात मनवाने के लिए आपको इतनी वजाहत देना पड़ी। नहीं असलान, ये तो तुम्हारा हक है बच्चे। इन्होंने इसका चेहरा हाथों में थाम लिया। बल्कि मुझे ही तुम पर अपनी ख्वाहिश मसलत नहीं करना चाहिए। इसकी इतनी फर्माबरदारी ने सोचने पर मजबूर कर दी। आपकी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी खुशी है बीजान। इन्होंने इसकी पेशानी चूम ली। एड्डी फर्माबरदारी, माँ सदके चली जाए। बस बात जो फर्माबरदार रहे ना, वो ना आवे दादी की फर्माबरदारी करके तो नूर दे सिर ते सान चाढ़े। मोहब्बत के हज़ारों रंग, लाखों रूप और करोड़ों नाम है, मगर ये मोहब्बत का कौन सा रूप था? हैरत सी हैरत थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि इसकी दुआएं इतनी जल्दी मकबूल हो जाएंगी। अभी कुछ ही देर पहले बीजान से इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। तो क्या वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं और इसी मोहब्बत को छुपाने के लिए इतना रूडली बिहेव करते थे? जब भी बीजान को फ़ौरन हाँ कर दी। मुस्कुराहट इसके चेहरे से जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ताल्लुक़, मोहब्बत, जज्बे सभी इतनी शिद्दत से इजहार मांगते जितनी शिद्दत से वो किसी दूसरे के लिए पैदा होते हैं। अगर इन्हें इनकी तलब के मुताबिक इजहार न दिया जाए तो सब ख़त्म हो जाता है। वो भी अपने इस अनकहे ताल्लुक़ का इजहार चाहती थी, साफ और वासिया। रेडिया खुशफहमी है ना पाल। आज माइयों की रस्म हो गई थी। इसने बीजान से ऐसी किसी भी रस्म में शिरकत से माजरत कर ली। इन्होंने भी ज़्यादा जोर देना मुनासिब न समझा। जब तक बाहर नूर के माइयों की रस्म होती रही वो बाहर ना निकला। तकरीब के इख्तिताम का अंदाज़ा करते हुए वो बाहर निकला। तभी इसकी नज़रें जैसे ठहर गई। सर्द रंग के पाँव तक आते फ्रॉक और सर पर दुपट्टा सेट किए वो अपनी दोस्तों के घेरे में बैठी थी, मुसलसल मुस्कुरा रही थी। एक अजीब से एहसास ने इसे अपने घेरे में ले लिया। वो पलटना चाहता था मगर पलट नहीं पा रहा था। एलो जी, मुंडा फ्लैट हो गया। निगाहें हटाना चाहता था मगर हटा नहीं पा रहा था। अचानक नूर गहरे राज तौर पर ऊपर देखा। वो जो काफ़ी देर से जाना चाह रहा था, अब लौटने में एक लम्हा लगाया। इज्जत पाची नहीं रही मुंडे नू। जुमातुल मुबारक खुशियों की बारात लेकर उतरा। हर तरफ हलचल थी। फूलों से सजी हवेली, हंसते मुस्कुराते चेहरे का अफरा तफरी का आलम था। दूर परे के सब रिश्तेदार 2 दिन पहले आ गए थे। नूर की दोस्तों ने अलग उधम मचा रखा था। जुमे की अदायगी के बाद निकाह हुआ। पूरी हवेली मुबारक सलामत के शोर से गूंज उठी। हर चेहरे पर खुशी रक्सा थी। निकाह के बाद इसकी दोस्तें बीजान की हिदायत के मुताबिक खाने के बाद इसे स्टेज पर ले गईं। गहरे सुर्ख रंग के भारी काम वाले मद्रासी लहंगे में वो अप्सरा लग रही थी। असलान के बराबर बैठी वो नर्वस थी कि इसके हाथ पांव बर्फ़ की तरह ठंडे हो रहे थे। बीजान तो इनकी पिलाएं लेती न थक रही थी। दोनों की कितनी बार नज़र उतार चुकी थी। दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द करके इन पर फूंक रही थी। कुछ ही देर में रुखसती का शोर उठा, मगर यहाँ रुखसती का रवायती सीन देखने को न मिला, क्योंकि रुखसत होकर भी इसे अपनी प्यारी बीजान के साथ ही रहना था। तो होर कि हुण ड्रामेबाजी होनी जे रोना धोना किता ते। पिछले 1 घंटे से वो एक ही जगह बैठी थी। कमरे में इतना मुहीब सन्नाटा था कि घड़ी की टक टक बखूबी सुनाई दे रही थी, मगर इसे ये सन्नाटा महसूस न हो रहा था, बल्कि इसके इर्द गिर्द तो बला का शोर था।
नफ़रत का, गुस्से का और इसके लफ्ज़ों का जो अभी तक इसके इर्द गिर्द मंडला रहे थे, इसका मजाक उड़ा रहे थे। आज इसका मान टूटा था, एतमाद रेजा रेजा हुआ था। तुम एक इंतहाई खुदगर्ज लड़की हो, कोई जिए या जिंदा दरगोर हो जाए, तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है। वो अल्फाज नहीं, चिंगारियाँ थी जो इसे राख कर रही थी। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारा आखिरी फतह और मेरी आखिरी शिकस्त है। अब ज़िंदगी के हर मुकाम पर तुम्हें हारना है। इसका रवैया इसे लहूलुहान कर रहा था। इसके अल्फाज इसे अपनी नज़रों में गिरा रहे थे। इससे बेनियाज वो अपनी कहे जा रहा था। वो इससे कम अज़ कम ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं करती थी। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, समझी तुम? नफ़रत। वो अपने हवास में नहीं था, वो तो बुत बन चुकी थी। बस चलती सांसें इसके ज़िंदा होने की दलील थी। वो यूँ बैठी थी गोया अगर हरकत की तो वजूद भुरभुरी रेत में बदल जाएगा। वो इसकी तरफ पलटा और नहायत बेदर्दी से इसका बाजू तो पहुँचा। और तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझता कि इसकी वजह बताऊँ। वो गुस्से से फनका रहा था। एक झटके से असलान ने इसका बाजू छोड़ा। तुम्हारी बेहतरी इसी में कि चुपचाप अपनी खुशी का ढोंग रचाती रहना, वरना तुम्हें छोड़ने में मुझे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी। इसे वार्निंग देता वहाँ रुका ना था। लाख लानत लानत बेशुमार दुर फिटे मुँह फटकार बरसे दे रहे थे। मोहब्बत इंसान को अंदर तक सैराब कर देती है, मगर अभी तो बारिश की पहली बूंद भी इस तक ना पहुंची थी। अभी तो इस जज्बे को मुकम्मल पा भी ना सकी थी कि पहले कदम पर गम का सहरा इसके सफ़र में हायल हो गया। वो हंसती खेलती नूरुलैन बिल्कुल खामोश थी। ये खामोशी ना तो मोहब्बत की नाकामी पर थी और ना ही अपनी बेबसी पर। इसे तो बस असलान शाह की नफ़रत का गम था। दिल जैसे दर्द का एक टुकड़ा बन गया था, एक अंधा कुआं या जैसे एक बंद गली। गुलशन की बहारों में, रंगीन नज़ारों में, जब तुम मुझे ढूंढोगे आंखों में नमी होगी। महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। सावन की हवाओं का जब शोर सुनोगे तुम, बिखरे हुए माजी के और आग चुनोगे तुम, माहौल के चेहरे पर जब धूल जमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। वो रोमांटिक शायरी की शौकीन नाजुक सी लड़की कुछ ही दिनों में अपनी पसंद बदल गई। जब ज़िंदगी में हर सू कांटे बिखरे तो नर्म नाजुक फूलों से सजे लफ्ज़ भी दिल की बेचैनी के सवा कुछ नहीं देते। ये नज़म इसके दिल का हाल यहाँ करी थी, कितना खूबसूरत शिकवा करी थी। और वो जो अपनी फ़ाइल ढूंढने कमरे में आया था, राइटिंग पैड पर लिखी नज़म पढ़कर कुछ कोसा गया, मगर फ़ाइल के दम दस्तयाबी से फिर से तबाह की। नूर नूर, इसने वहीं से पुकारा। वो बोतल की जिन की तरह हाजिर हुई, इसकी हर पुकार पर वैसे भागी आती थी। मेरी ब्लू फाइल रखी थी यहाँ, इसके गुस्से में कमी ना आई। आज जी हर टाइम बोतल जेने वगैरह भजी आती सी ना, उन्हें इज्जत दे रही थी ज़रूरत ज़्यादा। उन्हें इज्जत नहीं पचती, इज्जत नहीं रास नहीं है। वो वहाँ दराज में मैं देती हूँ। वो जल्दी से बाल समेटती, दराज की तरफ बड़ी मगर लंबे बाल पूरी कमर पर बिखरे थे। वहाँ कैसे पहुँची? तुम्हें 1000 बार कहा मेरी चीज़ें मत समेटा करो, छेड़ा करो। जाने कि उसका गुस्सा सवा सो हो गया। मैंने सोचा इधर उधर ना हो जाए, तो वो बौखलाई बौखलाई इतनी मासूम लग रही थी कि वो नजरें चुरा गई। ये ले, इसने फाइल बढ़ाई। रख तो जाओ यहाँ से। रुख मोड़े मोड़े नई हिदायत मिली। इसने फाइल टेबल पर रखी, उल्टे कदमों पर लटकी, मगर इसे फाइल क्यों चाहिए थी वो भूल चुका था। लख लानत तेरे थे। आज इसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाना था। की होया? अस्पताल क्यों पहुंची? ड्राइवर इसका सारा सामान गाड़ी में रख चुका था। चले? कहाँ? ये पहला लफ्ज़ था जो अस्पताल के 8 रोज़ा क़याम के दौरान इसने इसे बराह रास्त कहा। अच्छा जी, अस्पताल होदा वापस? हाँ, मगर मैं अकेले वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप मुझे खुश देखना चाहते तो मुझसे दूर चले जाएं। वो इसकी तरफ देखने से भी गुरेज़ा थी। तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती, मोहब्बत के लिए भी नहीं। मोहब्बत को बीच में मत लाएं। ये ना हो कि यही मोहब्बत आपको मजबूर कर दे। मैं मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो दिल गिरफ्ता था। मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ। जो गलतियाँ मैंने की तुम वही दोहराना चाहती हो। कितना टूटा बिखरा लहजा था, मक्खर पत्थर बनी रही। ठीक है, मैं चला जाता हूँ तुमसे दूर। खुद से मुझ तक का ये फ़ासला अब तुम ही समेट सकती हो। जल्द या बदेर ये फ़ैसला तुम ही को दिया, क्योंकि अब मैं मज़ीद तुम्हें तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो खड़ा हो गया। वो बिना कुछ के चुपचाप बाहर चल दी। जब सब कुछ मेरे हस्बे मंशा हो रहा है तो ये उलझन कैसी है? इस तरह कैसा? कहाँ क्या गलत है? इसकी मुझसे मोहब्बत, मेरी इससे ला ताल्लुकी, या फिर हमारा फ़ैसला? लानतिया, या अल्लाह के इसके साथ मेरा ये रवैया गलत है? मगर मैंने भी तो बिना जुर्म के सज़ा काटी है। वो तो फिर गुनाहगार है। की कितना उन्हें तेरा केड़े तेरे खोते दौड़ाए या? लानतिया, मेरे मौला मुझे सही और गलत के दरमियान फ़र्क दिखा। मुझे सुकून दे दे। अपने रब के सामने सजदा रेज़ गिड़गिड़ा कर वो अपने लिए सुकून और इत्मीनान मांग रही थी। इसकी सिस्कियों को अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कुड़ी नूं गाला कढ़ देती। नहीं नहीं यार, ये गलत हो गया। ये सारी जो लांतियाँ लूंतियाँ थी ना, फटकारें थी, वो सारी मुंडे नूं आ, क्योंकि मुंडे ने कुछ ना कुछ तो चाण चाड़िया। इसकी सिस्कियों को फ़ोन की अचानक गूंजने वाली घंटी ने तोड़ा। इसकी घड़ी की तरफ देखा जो रात के 11 बजा रही थी। रिसीवर हाथ में लेकर वो खामोश खड़ी थी। फ़ोन बंद मत करना प्लीज़। वो बहुत परेशान लग रहा था। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, बीजान की तबीयत ख़राब है, वो तुम्हें बहुत याद करी है। वो जल्दी जल्दी बोल रहा था। वो तड़प उठी, फ़ोन को क्रैडल पर फेंकती वो कमरे में आई। ज़रूरी चीज़ें बैग में ठूंसते हुए मुसलसल मुस्तकिल रो रही थी। चलो, क्या बात है नूर? उदास क्यों? कोई मसला क्या?
वो इसकी माँ थी, इसकी रग रग से वाकई। वो जितना मर्जी दिखावा कर लेती, मगर माँ का दिल मुतमिन करना इतना आसान है नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। देखिए कितना हंस रही हूँ। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए आज इसका दिल दगा दे गया। बीजान ने तड़प कर इसे गले लगा लिया। बीजान, मैं वो खुद पर काबू न रख सकी। नूर सच बताओ, मुझसे मत छुपाओ। बीजान, वो अजलान क्या किया इसने, तुम्हें डांटा? इन्होंने इसका चेहरा ऊंचा किया। वो मुझसे एक लम्हे में खुद को काबू करने में कामयाब हुई, जो इसके आंसुओं में तड़प उठी हकीकत तो इन्हें जीते जी मार डालेगी। वो मुझसे नाराज़ हैं। कितना मुश्किल था झूठ बोलना, मगर सच बोलने से बेहतर। पागल लड़की। इन्होंने हंसते हुए इसके सर पर चप्पत लगाई। नाराज़ है तो मना लो। इनकी मुस्कुराहट और भी गहरी होगी। कैसे? जैसे नाराज़ किया था। मगर मैंने तो नाराज़ किया ही नहीं, वो बस सोच सकी। इससे नाराज़ मत हुआ करो असलान, 1 मिनट में हाल से बेहाल हो जाती है। शाम को भी इतनी मुश्किल से चुप कराए, रो रो कर हालत ख़राब कर ली कि तुम नाराज़ हो। अब अगर मनाए तो मान जाना। जब से बीजान ने इसे बताया था, वो अजीब सी बेचैनी का शिकार था। अभी भी वो किसी ज़मीन के कागजात देखने बैठा था कि मगर बीजान के कहे लफ्ज़ इसे शाम से बेचैन किए हुए थे। इसने ज़रा सा रुख मोड़कर बैठ के कोने में सिमटी हुई नूर को देखा। वो बहुत पुरसकून सो रही थी। अब अगर मनाए तो मान जाना, मगर इसने तो नूर को ऐसा कोई हक दिया ही नहीं था रूठने मनाने का। फिर वो क्यों इसे मनाती? मगर कैसी ख्वाहिश इसके दिल में पंप रही थी कि वो असलान को मनाए। इससे पूछे कि वो इससे इतनी नफरत क्यों करता है। वो अपने दिल का गुबार निकाल कर पुरसकून हो जाए और नूर ही की तरह पुरसकून नींद सो सके। दौरा पिया कि सानुते दसते हो। एक ऐसा एहसास इसके अंदर जागने लगा था। वो ना चाहते हुए भी इसी को सोचता था। इसका मासूम सा चेहरा सोते हुए और भी मुकद्दस लग रहा था, जैसे 14वीं का चांद, जैसे नयाद खिला गुलाब, जिसकी खुशबू पूरे माहौल को मुअत्तर कर रही थी। कब वो दबे कदम चलता है इसके साथ आ खड़ा, वैसे खुद भी खबर ना हो सकी। क्या ये लड़की इस काबिल है कि इससे नफरत की जाए, इसे कांटों पर घसीटा जाए, किसी और के किए की सजा इसे दी जाए? मेरे रवैये से इसे तकलीफ होती होगी, मेरा लहजा इसे छल नहीं करता होगा, मगर मैं वो खुद से ही हम कलाम था। इसने करबट बदली और जैसे सब खत्म हो गया। वो चौंका और पलट कर अपनी जगह आकर लेट गया, मगर नींद दिमाग की एक ही तकरार से घबरा कर पलट गई। अब अगर मनाए तो मान जाना, अब अगर मनाए तो मान जाना। जा दिमाग रोला है मन, तू इस काबिल है तो मनाया जहलान दिया। सुबह इसकी आंख खुली तो वो कमरे में नहीं थी। वो नमाज के बाद बाहर निकल जाती थी। फजर के अजान के बाद ही असलान की आंख लगी थी। अब सर भारी भारी हो रहा था। पूरी रात जागने का कमाल था। घड़ी की सुइयां 10 बजा रही थी। से कोफत हुई वो कभी भी इतनी देर तक ना सोता था। बेजारी से उठकर फ्रेश होने चला गया। नीचे आया तो 11:15 हो चुके थे। सॉरी बीजान, दरअसल रात नींद लेट से आई तो। बीजान को देर से जागना ना हुसत लगता था। बस सफाई देने लगा। नाश्ता लगवा दो नूर, असलान के लिए। इन्होंने नूर को हदायत दी। आइंदा कभी इससे नाराज़ मत होना। नूर के जाते वो गोए जी। वो हैरान हुआ। अभी बताया नूर ने कि तुम नाराज़ नहीं हो। जी जी। वो गड़बड़ाया। नाश्ता कर ले। बीजान के सामने दोनों नॉर्मल बात करते थे। हाँ चलो। वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ डाइनिंग हॉल में आ गया। वो जानता था वो साथ ज़रूर आएगी। वो खाना खाते हुए हमेशा इसके आसपास रहा करती थी कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए। आज भी वो वहीं थी। अस्करी बुआ टेबल पर सब्जियां रखी इन्हें साफ़ करी थी। नाश्ता कर लिया तुमने? नूर ने एक झटके से सर उठाया। क्या इसे मुखातिब किया गया? कोई वहम? नाश्ता करो। इस बेनाम सी खामोशी को असलान की मध्यम सरगोशी ने तोड़ा। आप कर ले, मैं बाद। मैंने कहा नाश्ता करो। जी। वो नर्वस से इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। लौन थी। वो जब से घर आई थी खौफज़दा थी। हालांकि कसूर इसका नहीं था। आज शादी के फंक्शन में जो कुछ हुआ इसमें इसकी खता ना होते हुए भी वो खुद को कसूरवार समझ रही थी। वापसी पर वो वलीद की बहन के साथ दूल्हा दुल्हन से मिलने स्टेज पर गई। वहाँ वलीद के सब कज़न्स मौजूद थे। वो कौन था नहीं जानती, मगर बिना डर और खौफ के समय सलसल घूरे चला जा रहा था। वो जल्दी जल्दी दुल्हन से मिलकर नीचे उतरने लगी तो वो जानबूझकर इससे टकरा गया। वो तवाज़ुन बरकरार न रख सके। लटखड़ा कर इसी का हाथ पकड़कर खुद को गिरने से बचाया। अरे संभल कर, इतनी नाजुक सी तो हैं आप। वो अभी भी इसका हाथ पकड़ कर खड़ा था। सभी मुतवज्जो हो गए, वो भी जिसका इसे सबसे ज़्यादा डर था। हाथ छोड़े मेरा, वो तल्खी से बोली। छोड़ देते हैं, हमने कौन सा सारी उम्र के लिए पकड़ा है? वो मुस्कुराते हुए बोला। शट अप। असलान को अपने सर पर खड़ा देखकर इसकी रही सही जान भी निकल गई। आपको क्यों इतना गुस्सा आया? आ गया। वो भी बहुत ही ढीठ इंसान था। बीवी है मेरी, और प्लीज़ असलान चले। नूर ने डरते डरते इसका बाजू थामा। असलान ने मजबूती से इसका हाथ थामा और इसे घूरता हुआ वलीद से मिले बगैर वहाँ से आ गया। पूरा रास्ता खामोशी से कटा। वापस आकर हमेशा की तरह बीजान के कमरे में चला गया। वापस अपने कमरे में आया तो इसकी दिबी दिबी से इसकी असलान को मतवज्जा कर गई। क्यों रो रही हो? वो इसके सर पर खड़ा पूछ रहा था। मुझे नहीं पता वो कौन था। लफ्ज़ टूट टूट कर अदा हुए। तो मैंने कब कहा कि तुम इसे जानती हो? वो हैरान था। आप मुझसे नाराज़ हैं? रोने में कुछ कमी आई। फॉर गॉड सेक नूर, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। वो गरजा। इससे नाराज़ मत हुआ करो असलान, 1 मिनट में हाल से बेहाल हो जाती है। इसकी हालत काल्पन इसे पहली बार नजर आई थी। मेरा और तुम्हारा जो भी इख्तलाफ है, मगर मैं तुम्हारे किरदार पर शक करता हूँ। ऐसा कभी सोचना भी मत, और अब रोना बंद करो। इसके आंसू असलान को तकलीफ दे रहे थे। वो पलट कर अपने बेड पर लेट गया। अच्छा जी, तेन भी तकलीफ होती है? लान दिया। दिल और दिमाग की जंग भी बड़ी अजीब होती है। दिल अपनी कहता है, दिमाग अपना राग लापता है। दोनों ही एक दूसरे को सुनने से गुरेज हैं। कितने बरसों से वो दिल और दिमाग की इस जंग में मुब्तला था, और इसने बड़े फ़ख्र से हमेशा दिमाग की फ़तह को यकीनी बनाने के लिए दिल की ख्वाहिशों का गला घोंटा था। शायद इसलिए मुतमिन ना था।
इसका दिल नूर से इस वक्त से मोहब्बत करता था जब से इसने लफ्ज़ मोहब्बत को जाना था। इसके लिए मोहब्बत का दूसरा नाम नूरुलैन शाह था। वो इससे 5 साल बड़ा था, मगर उम्र का फ़र्क भी इन दोनों के लिए एक तोहफ़ा था। वो इस नन्ही सी परी का ऐसे ख्याल रखते जैसे वो इससे 15 साल बड़ा हो। और इसे आज भी याद था, एक बार बीजान ने इससे कहा था कि अज़लान की चाँद सी दुल्हन लाऊंगी, बिल्कुल परियों जैसी। और वो बस जस्ता बोला था बीजान, पर बीजान नूर तो परियों से भी ज़्यादा प्यारी है। कितनी देर बीजान मुस्कुराती रही, फिर अचानक सब बदल गया। वो नन्ही सी परी इसकी मोहब्बत की आदी होगी, ये जानते हुए वो इससे दूर भागने लगा। वो रोती बिलकती सिसकती, मगर इसके इस चेहरे के पीछे अज़लान को एक ही चेहरा नजर आता, एक ही तस्वीर उभरती, और वो थी एक कातिल की, जिसने कत्ल किया था और ख़ुदकुशी कर ली। कौन सी? नूस मतलब अब्बा जी तो नहीं सी? नूर की बेस्ट फ्रेंड की सालगिरह थी। बीजान ने साफ कह दिया, बज़लान से पूछा करो कहीं भी जाना हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं रही। मगर बीजान अब तो मैं तैयार हो गई हूँ, अगर इन्होंने मना कर दिया वो परेशान होगी। तो बच्ची से पहले पूछ लेना था ना, वो मना क्यों करेगा, बल्कि हो सकता है खुद छोड़ भी आएगा। वो फिर से तस्बीह में मगन होगी। कितनी हिम्मत करके वो यहाँ तक आई थी, और अब इसके बिल्कुल सामने जैसे हिम्मत जवाब देने लगी। एक हाथ दोनों आंखों के ऊपर रखे और दूसरे सर के नीचे वो बेड पर सीधा लेटा था। पाँव मुसलसल हिल रहा था, यानी वो जाग रहा था। आप जाग रहे हैं? पाँव रुक गया, मगर आंखों पर हवस बाजू था। मुझे शादी के घर जाना, चली जाऊँ? खामोशी हवस बरकरार रही। वो करीब चली गई। इसने आंखों से बाजू हटाया, मगर मंजर धुंधला गया। मैं शादी की तरफ जाऊँ? इसने झिझकते हुए पूछा। 1000 दफ़ा मना किया, मुझे अपनी शक्ल ना दिखाया करो। जाने कौन से जज्बे को वो गुस्से के पर्दे में छुपा रहा था। नूर की आंखें हैरत से फटने को थी। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, आउट। वो मुंह पर हाथ रखकर भागी तो बीजान से टकरा गई। वो इसकी सिफारिश ही करने आ रही थी। नूर नूर, वो पुकारती रह गई, मगर वो अनसुनी करती भाग गई। इनका प्रोग्राम बज़लान की क्लास लेने का था। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर इसके होंठ भींच गए, मगर इसने आंखों पर से बाजू हटाने की जहमत नहीं की। मैंने कहा ना, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो। इसकी ज़ुबान से निकलते लफ्ज़ बीजान को साख्त कर गए। नफ़रत है मुझे तुमसे, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। इसके मुंह से निकलते अंगारे बीजान जैसी मजबूत औरत को लड़खड़ा गए। अगर वो सहारा न लेती तो अब तक गिर जाती। वो क्या कह रहा था? वो ऐसा कैसे कह सकता था? ओ मेरे खुदा, ये सब क्या है? इनका सर घूम रहा था और वो जो समझ रहा था कि अभी तक इसकी डांट सुनने के लिए खड़ी आंखों पर से बाजू हटाए तो बर्फ़ की सिल बन गया। वो इसे इतनी बेयकीनी से देख रही थी कि जैसे इन्हें इसके अज़लान होने पर शुबा। क्यों नफ़रत करते हो इस मासूम से? इनके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। वो सरापा हैरत थी। बीजान, वो एकदम इनके करीब आ गए और इनके हाथ थामने चाहे, मगर इन्होंने झटक दी। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए अज़लान। बीजान, वो मैं वैसे। इसने फिर से इन्हें सहारा देना चाहा, मगर वो 2 कदम पीछे हट गई। अंदर दाखिल होती नूर के लिए अंदर का मंजर हैरानकुन था। तुम बताओ नूर, क्यों करता है ये तुमसे नफरत? बीजान का सवाल इसकी सांसें रोके। किसने कहा आपसे? ऐसी तो कोई बात नहीं। वो नज़रें चुराने लगी। काश झूठ होता। वो वहीं कुर्सी पर ढह गई। कई मंजर आंखों के सामने लहराए, जिसमें नूर के आंसू, इसकी उदासियाँ रक्सा थी। वो भी बेजान से इसके सामने गिर गई। मैं नहीं जानती बीजान, मगर अब मैं थकने लगी हूँ। आज अज़लान ही बता सकते हैं कि मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। निढालो की दिल गिरफ्ता सी आवाज़ ने और भी अफसरदा करके इन्होंने इसके सर पर हाथ फेरा। धीरे से नूर का सर अपने घुटनों से अलग किया और कड़े तेवरों के साथ अज़लान की तरफ बढ़ी। मुझे जवाब चाहिए अज़लान, क्यों बर्बाद की तुमने मेरी बच्ची की ज़िंदगी? बस का दिल दहला रही थी। जो सच आपने हमसे छुपाया वो बरसों पहले से जानता हूँ। बीजान पत्थर की होगी। कौन सा सच? इनके लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दी। यही कि नूरुलैन शाह मेरे बाप के कातिल की बेटी है। किसी ने पिघला हुआ सीसा नूर के कानों में डाल दिया। कोई धमाका हुआ था जिसमें इसका पूरा वजूद झुलस गया। इसका बाप मेरे बाप का कातिल? खामोश! एक जुनाटेदार थप्पड़ अज़लान के लफ्ज़ों को काट गया। इससे आगे एक लफ्ज़ भी तुमने कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन्हें इस थप्पड़ मारने पर ज़रा भी अफसोस ना हुआ। इस सच्चाई को मैंने तुमसे इसलिए छुपाया ताकि तुम इज्जत से जी सको, मगर तुमने मेरी बच्ची के लिए ही ज़िल्लत की वजह बना दिया। वो सफ़ेद पड़ती नूर को दुख से देखकर बोली, सिर्फ यही कसूर है इसका कि तुम्हारे बाप के कातिल की बेटी है, मगर असल हकीकत अब मैं तुम्हें बताऊंगी। वो गुस्से से फनकारती, कहीं से भी शफीक सी बीजान न लग रही थी। अल्लाह रे, प्यो ने कोई ना कोई जाने चाड़िया होना जिदी वर तो कत्ल होया। शुक्र है मौलाना साहब शाम में ही मिल गए, वरना कल सुबह वापसी होती। हवेली में दाखिल होते हुए बीजान इत्मीनान से बोली। वो रुकैया, अज़लान और नूरुलैन को दम कराने करीबी गाँव गए थे। वापसी पर पहुँचते पहुँचते इन्हें रात के 12 बज के। 3 माह की नूर बीजान की गोद में थी, जबकि 5 साल अज़लान को रुकैया ने गोद में उठा रखा था। बीजान नूर को मरियम को देने के लिए आलम और मरियम के कमरे की तरफ बढ़ गए। रुकैया अपने कमरे की तरफ। सिकंदर शाह अपने कमरे में नहीं थे। अभी इन्हें सोए हुए अज़लान को लटाया था जब बीजान की दिलदोज़ चीख ने इनको हवास पाख्ता कर दिया। वो दौड़कर वहाँ पहुंची। सामने के मंजर इनके होश उड़ा दिए। बेड पर मौजूद मरियम का बेजान वजूद और नीचे कारपेट पर पड़े सिकंदर शाह की खून में लथपथ लाश के साथ हाथ में खंजर लिए आलम शाह ने ज़मीन आसमान इनकी नज़र के सामने घुमा दिए। आलम शाह तो शिकार पर गए, इन्हें 2 दिन बाद लौटना था यहाँ। आलम तुमने? बीजान के लब कप कपाए। ये मेरा भाई नहीं था माँ, ये वो आस्तीन का सांप था जिसे हम देख ही ना पाए। मेरी बीवी मेरे होते हुए भी इस गलीज इंसान से डरती रही, इसकी बुरी नीयत को छुपाती रही, सिर्फ इस हवेली की इज्जत की खातिर। और आज इसने इस इज्जत के लिए अपनी जान दे दी। इसके लफ्ज़ों में
आंसू की आमेज़िश थी। मरने से पहले इसने मुझसे आखिरी ख्वाहिश की थी कि मैं इसके कातिल को माफ़ कर दूँ। वो दोनों साथ खड़ी थी और मैंने कर दिया माफ़ कर दिया, मगर मरने के बाद, ताकि मेरा खुदा भी इसे माफ़ कर दे। वो बहुत शिद्दत से रोने लगी। भाभी, इन्होंने रुकैया को पुकारा, आप भी मुझे माफ़ कर देना। वो रुकैया के कदमों में बैठे, मगर इनके जामद वजूद में कोई हरकत ना हुई। आप दोनों मुझे माफ़ कर देना। वो वहीं से माँ को देखने लगे। खंजर अभी तक इनके हाथ में था, खून से भरा हुआ। मोमिना बेगम की पलकों में इर्त्याश हुआ, मगर कुछ लम्हों की ताख़ीर हो गई। आलिम ने खून में डूबा खंजर अपने सीने में उतार लिया। अब की बार बीजान के साथ साथ रुकैया की चीखों से पूरी हवेली गूंजी। आलम, वो हस्त्यारी अंदाज में चिल्ला रही थी। देखिए, लानत ने कुछ ना कुछ लानत ही भेजी है। हम नहीं जानते कि अस्करी ने हराने वाले को क्या बताया। रुकैया को पूरे 3 दिन बाद होश है और मैं होश में होते हुए बेहोश थी। माजी एक फिल्म की तरह इनकी नज़रों के सामने चल रहा था। गुनाह किया तुम्हारे बाप ने, मगर इसकी सज़ा आलम और मरियम को मिली, और तुमने अपनी नाकस आगाही की बुनियाद पर इसके साथ वो किया जिसके हकदार ना तो इसके माँ बाप थे और ना ये। इन्होंने अजलान को जताया। काश ज़मीन फटे हुए इसमें समा जाए या आसमान से निगले, मगर इसे नूरुल्लाह शाह की नज़रों का सामना न करना पड़े। मगर वो इसकी तरफ देख ही कब रही थी? वो तो गुमसुम से अपने हाथों की तरफ देख रही थी। मैंने तुम दोनों को हमेशा मोहब्बत सिखाई, मगर ये नफरत का बीज तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया? इन्होंने मुँह फेर लिया। वो दुखी थी, इनका दर्द हद से सवा था। तुमने मेरी तरबियत को मिट्टी में मिला दिया, मेरी परवरिश, मेरी मोहब्बत सबको रोल दिया, मुझे इसके सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। इन्होंने नूर के सर पर हाथ रखा। नूर को तुम्हें इसलिए सौंपा था मैंने कि तुमसे ज़्यादा मुझे किसी पर एतमाद नहीं था, और तुम ही ने मेरे एतमाद का खून कर दिया। असलान, वो निढाल हो गई। वो इन दोनों का गुनाहगार था। वो एक ऐसा मुसाफिर था जिसने दुराने सफ़र कोई भी ऐसी निशानी नहीं छोड़ी जिस पर चलकर वापस लौट सकता, कोई ऐसी याद, कोई लम्हा जिससे नूर की मोहब्बत का सबूत देता। नफ़रत की इस जंग में सबसे ज़्यादा खसारा तो इसी के हिस्से में आया था, जो सर झुकाए अभी तक अपने हाथों की लकीरों को घूरे जा रही थी। नूर, बीजा ने से पुकारा, मगर इसने जवाब न दिया। असलान ने करब से आंखें मीच ली। इसका गुनाहगार था, इसकी इस हालत का जिम्मेदार था। फिर भी इसकी नफरत बर्दाश्त करने का हौसला न रखता था। पहले इसके अपने दिल में इसके वजूद से नफरत जगाने के लिए मोहब्बत के तूफानों से टकराया था, और अब जब नफरत के बीच तलफ हुआ तो सारे तूफान यकलख्त इसके दिल की सरजमीन पर कूद पड़े। नूर बच्चे, बीजान तड़प कर उठी। वो दीवानों की तरह अपने हाथों को तके जा रही थी। नजरें एक हाथ से दूसरे हाथ, फिर पहले हाथ की तरफ घूम रही थी। नूर, बीजाने से झंझोड़ दिया। सोच के वीरानों से हकीकत की दुनिया का सफ़र बहुत कठिन था। इसने मुड़कर असलान की तरफ देखा। बहुत संभल कर खड़े होने के बावजूद भी इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो चलती हुई बिल्कुल इसके सामने आकर खड़ी हुई। क्या कुछ न था इन आंखों में? दुख, तकलीफ़, बर्दाश्त की हदों को छूता कर। फिर मुझे मेरी किसी कोताही की सज़ा दी होती, मेरा कोई अमल मेरे गुनाह में शामिल होता, तो आज मैं अपनी हर गलती, हर अमल के लिए आपके सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगती। इसने असलान का गिरेबान अपने हाथों में थाम लिया। पहली बार मैं इसकी इतना करीब आई थी, मगर हर एहसास, हर जज्बे से आ रही होगा। मेरी कोई लग्जिश मेरी सज़ा का बाइस होती, फिर भी आप हक पर होते। लेकिन अगर कसूर मेरे बाप ने किया भी था, तो इसकी सज़ा आप मुझे कैसे दे सकते हैं? मेरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? एक झटके से इसने असलान का गिरेबान छोड़ा। नूर, मेरी बात, वो गिड़गिड़ाया। बहुत नफरत है ना आपको मुझसे? नूर, तुम इतनी नफरत कि मेरी शक्ल भी देखना गवारा नहीं है। इसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई जैसे कुछ ढूंढ रही हो। एक ही दस में इसने साइड टेबल पर रखी फ्रूट बास्केट से छुरी उठा ली। सब इतना आनन फानन हुआ कि दोनों कुछ न कर सके। नूर, नूर बच्चे, बीना जैसे होश में आई। वो भी इसकी तरफ बढ़ा। खबरदार मेरे पास मत आइएगा। इसने वार्निंग दी। छुरी अपनी कलाई पर रख दी। नूर, प्लीज़ ऐसा मत करो। वो चीखा मगरी से कोई भी आवाज़ सुनाई न दे रही थी, बस एक गूंज थी, इसका बाप मेरे बाप का कातिल। हल्की सी जिसकी इसके मुंह से निकली, इसने अपना कलाई पर छुरी फेर ली। तेरे वगैरह ही डिजर्व कर दे लानती बेगैरत। तेरे ना फिर चंगी होई ना, तेन कोई मुँह नहीं लांदा, तेन वो मुँह नहीं लांदी पई। अस्पताल में इसने 8 दिन किस तरह गुजारे वही जानता था। बीजान ने बस इतना कहा कि अगर मेरी बच्ची अपने पाँव पर चल के मेरे पास नहीं तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। जब इसे नूर के होश में आने की खबर मिली तो सबसे पहले इसने बीजान को बताया। उन्होंने महज में जवाब देकर फ़ोन काट दिया। वो एक बार में ठीक हो जाए, इसके सारे गिले शिकवे धो दूंगा, सारे शिकवों को मिटा देगा। जितनी मोहब्बत वो इससे करती है, इससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत वो इससे देगा। इसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। कितनी प्लानिंग की थी इसने, मगर नूर का फैसला इसकी कोताहियाँ सूद समेत इसे लौटा गया। पूरा 1 महीना वो हवेली ना गया, मगर ज़मीनों के मसाइल, फसलों के ठेके, हवेली का सारा निज़ाम वो कब तक वहाँ ना चाहता। बीजा ने खुद इसे फ़ोन करके बुलाया था। पूरा दिन गुजरने के बाद भी वो इसे कहीं नज़र नहीं आई। बिल आकर खाने की टेबल पर इसने पूछ लिया। नूर कहाँ है बीजान? वो शहर वाले घर चली गई, बल्कि मैंने भेजा। जब वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो अब मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। वो परेशान हो गया। मगर वहाँ अकेले अस्करी को साथ भेज दिया मैंने। पहले भी पढ़ाई के लिए अकेली रहती थी, अब क्या परेशानी है? माली है, ड्राइवर है, गार्ड है, बस एक कुल वक्ती मुलाजमा की ज़रूरत है। अगर भिजवा सकते हो तो भिजवा देना किसी को, ताकि अस्करी वापस आ जाए। लेकिन बीजान, वो भी मुतमिन नहीं था। वो वो प्लेट एक तरफ करके उठ गया। फिर समिया को इसी ने वहाँ भिजवाया। ज़िंदगी ऐसे दोराहे पर आ गई थी कि जहाँ वो हर तरफ धूल ही धूल थी। कौन सी राह से इसकी मंजिल पर पहुँच जाएगी कुछ नज़र ही ना आता था। वो थकने लगता,
मगर मोहब्बत फिर से इसमें नई तमन्नाएं भर देती। वो नई उम्मीद के साथ फिर इसे फ़ोन करता है। इसका रवैया भी इसे मायूस ना करता। वो क्या करती है, कहाँ जाती है, पल पल की खबर असलान को होती, मगर मोम की गुड़िया पत्थर की सिल बन चुकी थी। बहुत जगह कारी तेरे ना, तेरे वगैरह लान तेरी डिज़र्व यही करता। अब आप कुछ नहीं बोलेंगी, वो गुस्से से बोली। और ये उबली फीकी गज़ाएँ खाऊंगी, वो नरूठेपन से बोली। उबली फीकी गज़ाएँ? इसकी आंखें फटी। ये जिनको आप उबली फीकी गज़ाएँ कह रही है, पूरे 2.5 घंटे में बनाई है मैंने, वो मुस्नियों गुस्से से बोली। इससे बेहतर था तो मुझे आधे घंटे में चिकन मसाला बना देती। आप मेरी नरमी का नजायज़ फ़ायदा उठा रही है। खाती हैं, बुलाऊँ आपके हिटलर पोते को? इसने धमकी दी। जानती थी बीजान के खाने पीने के मामले में वो इससे भी ज़्यादा मोहतात था। अच्छा, वही हिटलर पोते जो आपके शौहर नामदार भी हैं? वो शरीर हुई चमचा उठा लिया। वैसे प्लान कामयाब रहा, फ़ख्र से कहने लगी। देखो ना कैसे सीधा हो गया मेरा पोता, मैं जानती हूँ इसे। वो हंसती। ऐसे तुमने इसे माफ़ कर देना तो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेता। वो ताइदी अंदाज में सर हिलाने लगी। तू माफ़ कर दी रे, सही तेन चंडा मैं मारनी सी। आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया। असलान बीजान के पाँव दबा रहा था जब इनकी दवाओं का अलार्म लेकर पहुंची। तुम भी ना बिल्कुल भूलती नहीं हो। इन्होंने मुंह बनाया, दवाइयाँ खा खा कर तंग आ चुकी थी। असलान अभी भी इनके पाँव दबा रहा था, बिल्कुल खामोश। वो दवा खिलाकर कमरे से चलेगी। बस बच्चे, इन्होंने पाँव साइड पर कर लिए। असलान ने उठकर इनका कंबल दुरुस्त किया। मेरा असलान इतना खामोश तो नहीं था। इन्होंने इसके हाथ मजबूती से थाम लिए। आपका असलान इतना बुरा भी तो नहीं था। वो जबरन मुस्कुरा दी। किसने कहा कि तुम बुरे हो? वो पूछने लगी, मगर वो इनकी गोद में सर रख कर लेट गया। बीजान, वो मुझे माफ़ नहीं करती, वो मुझसे नफरत करती है। और मैं, इसकी नज़रें धुंधला गई, मैं इन आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता, इसलिए इसकी तरफ देखते भी नहीं हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद वो दोनों यूँ बात कर रहे थे। असलान ने सर झुका लिया। इससे कुछ कहते क्यों नहीं हो? इस काबिल हूँ कि इसको कुछ कह सकूँ? वो मुबहम सा हंसा। मैं बात करूँ नूर से? इन्होंने इस्तफसार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसे फोर्स नहीं करना चाहता। इसने फ़ौरन सर नफ़ी में हिलाया। ऐसा कब तक चलेगा? मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ असलान, और वो भी एक साथ। वो मुस्कुराई। मैंने बहुत मुश्किल से तुमसे ज़्यादा खिदमतगुजार बहू ढूंढी है नालायक। मुझे मेरी हंसती मुस्कुराती बहू वापस चाहिए। वो शरीर हुई। अब की बार वो खुलकर मुस्कुरा दिया। कमरे के दर दीवार बिल्कुल इसी की तरह थे, खामोश, पूरे स्टार मगर शानदार। जब कभी वो हवेली से बाहर होता हुआ इसके कमरे में ज़रूर आती थी, वरना वापस आने के बाद वो पहले की तरह अपने कमरे में शिफ्ट हो गई थी। इसकी गैर मौजूदगी में बड़े हक से इसके कमरे में मौजूद होती। कमरे की एक एक चीज़ इसे अपनी महसूस होती। बस इसके एक मालिक ही अपनाना था। अभी भी वो कमरे की एक एक चीज़ को हाथ लगाकर महसूस कर रही थी। इसकी फुल साइज़ तस्वीर जो बेड के बिल्कुल सामने आवेजा थी, कि सामने आकर वो थम गई। वक्त ऐसे रुक गया, लम्हे मंचबंद हो गया। अचानक इसकी तस्वीर धुंधला गई। इसने बेसाख्ता अपने मुंह पर हाथ फेरा। पूरी तरह नम हो चुका था। दाएं हाथ की पूंछ से चेहरा पूंछती वो धीरे से मुस्कुरा दी। अब तो आपकी तस्वीर भी रुलाने लगी है। इसने शिकवा किया, मगर जवाब देने वाला कोई न था। बाहर हवा तेज़ हो गई। शायद बारिश होने वाली थी। बादल बहुत ज़ोर से गरजे। बालकनी का दरवाज़ा खुला था। वो बालकनी में आगे ग्रिल के ऊपर दोनों बाजू टकाकर बिल्कुल असलान की तरह खड़ी थी, एक बेख्तियारी अमल। नूर ने हाथ बढ़ाया। बारिश की फवार शुरू हो चुकी थी। हवा से बाल इधर उधर बिखर गए। इधर उधर होती फवारे इसके कपड़े भी भिगोने लगी, मगर अपने हुलिये से बेखबर खड़ी वहीं भीग रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ ने इसका ध्यान खींचा। वो चौंकी और छोटे छोटे कदम उठाती दरवाजे तक आई। सामने का मंजर इसके चौदह तपक रोशन करने को काफ़ी था। अचानक अपना वॉलेट और चाबियां साइड टेबल पर रख रहा था। फिर इसने अपना कोट उतार कर बेड पर फेंका। वो जल्दी से पीछे हट गई। या खुदा, ये आज कैसे आ गए? इन्हें तो परसों आना था। वो घबराई। बाहर जाने का एक ही रास्ता था जहाँ वो मौजूद था। एक बार फिर दरवाज़ा खुला। इसने झाँका। अस्करी बुआ अंदर आई। बेटा, खाना लगवाऊँ? नहीं बुआ जी, मैं फ़्रेश हो जाऊँ, बस एक कप कॉफ़ी भिजवा दें। वो थका थका सा कह रहा था। नूर की जान में जान आई। अभी वो फ्रेश होने जाएगा तो वो चुपके से बाहर निकल जाएगी। वो सुकून से दोबारा पीछे हट गई, मगर अस्करी बुआ के जाते असलान ने सबसे पहले बालकनी का दरवाज़ा मुकफल किया और नहाने के लिए चला गया। बंद दरवाज़ा इसका मुँह चढ़ाने लगा। वो नहाकर निकला ही था कि बालकनी के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसका परेशान होना फितरी था। एक झटके से इसने दरवाज़ा खोला, मगर नूर को देखकर हैरान रह गया। तुम यहाँ कैसे? रास्ता दे। नूर ने इसकी बात काट दी। से हैरान परेशान छोड़कर कमरे से निकल गई। वो कभी बालकनी को देखता, कभी कमरे के बंद दरवाजे को। मुअम्मा इसकी समझ से बाहर था। अच्छा जी। नूर? जी बीजान? टीवी की आवाज़ कम करती हुई इनकी तरफ मतवजा हुई। बच्चे, वो असलान के कमरे में कप कॉफ़ी भिजवा दो, सुबह से इसकी तबीयत ख़राब है। घुटनों पर जोर डालती वहीं सोफे पर बैठ गई। जी अच्छा। पाँव में स्लीपर डालती वो उठी। बल्कि ऐसा करो, खुद ही दे दवा भी पूछ लेना। इन्होंने रिमोट उठाकर टीवी बंद किया और तस्बीह करने लगी। नूर ने हैरत से इन्हें देखा। इसने घड़ी देखी जो रात के 11:30 बजा रही थी। वो जितना इसका सामना करने से बच रही थी, इतना ही फंसी थी। दूध गर्म करके ग्लास ट्रे में रखा और मटती क्या ना करती कि मस्ताग इसके कमरे की डाली। दस्तक देने के बावजूद अंदर से कोई आवाज़ ना आई तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। इसे परेशानी हुई। बालकनी से मध्यम सी रोशनी आ रही थी। वो इस तरफ आ गई। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलती, वो खुद ब खुद खुल गया। हर तरफ रोशनी की चकाचौंध थी। सुर्ख रंग की लातादाद मोमबत्तियाँ बालकनी की तमाम ग्रिलों पर रोशन थी। टेबल के दरमियान इसका पसंदीदा पाइनएप्पल केक मौजूद था, जो चारों तरफ से सुर्ख गुलाबों से घिरा था। वो मुतहय्यर सी पूरे मंजर को देख रही थी। दूध का ग्लास हमस हाथों में था। अना की बात है, वरना मोहब्बत अब भी बाकी है। तुझे मुझे तेरी ज़रूरत अब भी बाकी है। ये कैसा खेल खेला है मेरे साथ किस्मत ने। मंजिल खड़ा हूँ और
मसाफत अब भी बाकी है। ठहर ठहर कर नज़म पड़ता हुआ इसके कब से निकल कर बिल्कुल इसके सामने आ खड़ा हुआ। इसकी नज़र में मौजूद मोहब्बत ना तो ख्वाब थी ना ख्याल, वो फिर भी इसे ऐसे देख रही थी जैसे बेयकीन हो। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, दूध का ग्लास इसके हाथ से लेकर साइड टेबल पर रखा, फिर पलट कर इसके सामने आ गया। कुछ कहोगी नहीं? वो चुपचाप खड़ी रही, मगर अब आंखों में ना हैरत थी ना बेयकीनी। मैं जानता हूँ नूर, मैंने देर कर दी, लेकिन क्या इतनी देर कर दी कि वापसी का हर दरवाज़ा बंद हो गया? वो कतरा कतरा अपनी आंसुओं को अंदर उतारी थी, मगर फिर भी मुकाबिल को अपने होने का एहसास दिला गई। मेरी मोहब्बत ने तुम्हें आज तक सिर्फ आंसू ही दिए ना? वो अफसुर्दगी से कहने लगा। मेरी कोई दलील इनका मदावा नहीं, मेरा कोई एक्सक्यूज़ इनका कफ़ारा नहीं। इसके लफ्ज़ों में नमी घुलने लगी। नूर ने चौंक कर इसे देखा। जानती हो नूर, एक ही वक्त में किसी से मोहब्बत और नफरत का अजाब कैसा होता है? वो टिकटिकी बांधे इसे देख रही थी। मैंने ये अजाब सहा है नूर, धीमे धीमे बोलते वो कितना प्यारा लग रहा था। ये कोई नूरुलैन से पूछता जिसने हमेशा इसके मुंह से अपने लंगारे निकलते देखे थे। मगर अब मैं थकने लगा हूँ, टूटने लगा हूँ, तुम्हारा गुनाहगार हूँ, और आज मैं तुमसे अपने हर लफ्ज़ हर रवैये के लिए माफ़ी मांगता हूँ। वो इसकी आंखों में नहीं देख रहा था। नहीं इस्लान, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि आप मुझसे माफ़ी मांगें। मैंने तो आपको इसी रोज़ माफ़ कर दिया जब मुझे आपकी नफ़रत की वजह मालूम हुई। वो आप दीदा थी। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहती थी कि आप मुझे मनाएं, और इससे ज़्यादा मेरी मोहब्बत की ना तो कोई तलब है ना कोई तकाज़ा। और हंसी होगी। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आप मुझसे मोहब्बत करने लगे। इसने इस्लान का हाथ थामा, जिसे इस्लान ने मजबूती से अपने दोनों हाथों में ले लिया। मैं तुमसे इस वक्त से मोहब्बत करता हूँ नूर, जब तुम मोहब्बत के हिज्जे भी नहीं जानती थी। हाँ, एतराफ़ अब कर रहा हूँ। वो मुस्कुरा दी। आंसू के दरमियान मासूम से मुस्कुराते चेहरे पर इसे बेसाख्ता प्यारा है। केक काटे? आज से ज़्यादा खुशी का दिन भी कोई होगा? हाँ, कल होगा। वो मुस्कुराई। कल क्यों? कल मैं अपनी बर्थडे पर आपसे ज़िंदगी का पहला गिफ्ट लूँगी। वो इतराई। आपका वो कल शुरू हुए पूरे 9 मिनट हो चुके हैं, और ये रहा आपका गिफ्ट। इसकी मुस्कुराहट गहरी होगी। नूर ने हैरत से देखा। आपको मेरा बर्थडे याद था? याद भी था और इसका इंतज़ार भी था, वरना आपको मनाने का मामला इस दिन भी सर अंजाम दिया जा सकता था, जब आप बड़े मशकूक अंदाज में यहाँ पाई गई थी। इसने यहाँ पर खासा जोर दिया। उन्होंने सिर्फ टटाकर नजरें घुमाई। पहले केक काटे? वो पूछने लगा। फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप इस रात यहाँ क्या कर रही थी? वो मुस्कुरा रहा था। इसका ये रूप नूर के लिए नया और अनोखा था। पहले तो मुँह कुत्ते बनी रहा था सी। जब आपकी तबीयत ख़राब थी तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? फिक्रमंद हुई। मेरी तबीयत ख़राब थी? वो उल्टा इसी से पूछ रहा था। हाँ, वो बीजान ने आप। वो चौंकी। असलान की गहरी होती मुस्कुराहट इसको बहुत कुछ समझा रही थी। इतने अरसे से वो आपका साथ दे रही थी, अगर आज मेरे थोड़ा सा मेरा दे दिया तो क्या हुआ? वो ज़रा भी शर्मिंदा ना था। यानी आप दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया? से सदमा हुआ। सॉरी, मगर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। वो चिढ़ाने लगा। मतलब बीजा ने पार्टी बदल ली? वो शौक थी। नहीं, दो पार्टियों के बीच सालिस बन गई। इसने समझाया। मनाए ज़रा आप मुझे, मानती हूँ मैं। रूठी रूठी सी नूर का ये रूप भी इसे आज ही देखने को मिला। दिल तो चाह रहा था इसे और सताए, लेकिन ओके सीज़ फायर। केक काटे? इसने कंधे झुकाए, मगर एकदम इसका हाथ पकड़ कर खींचा। वो इस अचानक अफ्ताद के लिए तैयार न थी, सो इसी पर आ रही। अजलान ने इसे शानों से पकड़कर इसका रुख केक की तरफ किया और इसका हाथ पकड़कर केक पर छुरी चलाई। हैप्पी बर्थडे मिसेस नूरुलैन शाह। इसके कान के करीब सरगोशी करता हुआ इसकी धड़कनें बढ़ा गया। दिल में लगता था तूफान मच जाओ, सारी रूह बस हाथ में सिमट कर आ गई हो, मगर हर शोर पर भारी बस एक आवाज़ थी, हर तूफान पर हावी बस एक गूंज थी। हैप्पी बर्थडे टू यू मिसेस नूरुलैन शाह। रिश्तों की खूबसूरती इनको बनाने में नहीं बल्कि इनको निभाने में, और रिश्तों को निभाने के लिए मोहब्बत से ज़्यादा मौसर और पायदार हथियार कोई और हो ही नहीं सकता। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा खूबसूरत सा छोटा सा नावल इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा नावल? राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। इन भी कमेंट सेशन पढ़ना है। पहले नावल का नाम डिस्क्लोज़ कर दूँ। नावल का नाम है दिल है कि मानता नहीं, टूणू टूणू टूणू, बाय मैविश मुगल। दिल है कि मानता नहीं, बाय मैविश मुगल। तो ये इस नावल इस नाम से फ़िल्म भी है, इसमें कहता मेरी बेटी भाग गई। तो वो फ़िल्म भी अच्छी है वैसे। तो नावल भी बड़ा अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। छोटा सा नावल। आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर साथ दीजिएगा। अब कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, फिर जल्दी से एंड करेंगे। सैनब सज्जाद, वालेकुम अस्सलाम। यार नावल तो बहुत अच्छा था। बीवी का हस्बैंड को भाई कहना था, उफ़। वो सीन वाकई बड़ा मज़े का था। आमिर खान वेरी नाइस नावल। आप भी फैसल खान नाइस नावल। शैलो ब्यूटीफुल स्टोरी, आई लव द वे यू रीड। थैंक यू शैलो, गेट वेल सून रीड्स। थैंक यू वेरी मच। अलीक सबा का कमेंट है, नावल बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया सुनकर। स्टार्टिंग में दादी की बातें, वो मेरी तरह मुल्क हर मुल्क के ड्रामे देखती है। अच्छा, आप भी देखती हैं? मैं वैसे किसी मुल्क का ड्रामा नहीं देखती, कसमें। आहो, लग तो यही रहा कि दादी पाकिस्तानी ड्रामे के अलावा सारा जहान के ड्रामे देखती है। लेकिन वो दादी ने ये कहा कि वो एक आँख में सारा कुछ पता कर लेती है, तो नो कमेंट्स। दादी का कुछ नहीं कह सकते भाई हम। आहो, वानिया का भाई आ गया। दादी ने तो बस DNA टेस्ट नहीं कराया, बाकी तो दादी ने सारा कुछ ही किया। हाँ जी, नगीन का करैक्टर भी अच्छा था, और काशा लै गया उन्होंने घर अपने।
और करमा वानिया को पसंद करता, दिलो जान से फिदा था भाई वो तो शुरू दिन से। बस वैसे ही उतो एटीट्यूड दिखाता सी उतो काशा के पापा ने वानिया को बताया काशा उसका भाई नहीं, उनका रिएक्शन भाई है तो उनका रिएक्शन वाकई सर काशा ने जुतियाँ वजदियाँ रह गई हैं बस। हाँ सही कह रही है काशा को वानिया को जब पता चला था तो उसकी कंडीशन तो बड़ी ख़राब हुई थी, लेकिन काशा झूठ ना बोलता तो दादी ने तो नहीं भेजनी सी अपनी जवान जहान पोती दोती नाल। करमा और वानिया की लव स्टोरी फिर जो उनको काशा तंग करता वो पार्ट्स इंटरेस्टिंग थे। हाँ वो वाकई अच्छे थे, करमा और वानिया के दोनों के इकट्ठे सीन्स मुझे बड़े पसंद थे। जब वानिया घर आ गई तब इसकी कंडीशन उसे तो बस करमा ही याद आ रहा था। ओवरऑल नावल बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, हैप्पी एंडिंग थी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन, दुआओं में याद रखें। चलो थैंक्स फॉर सरप्राइज रीच वेलकम जेबी जट। स्टोरी अच्छी है बट थोड़ी कमी थी, राइटर को थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करती, कुछ तो स्टोरी में टच देती। देखा प्यार होगा या कैसा प्यार हुआ जो इतनी जल्दी हो जाता है प्यार, और 8 डेज़ में इंसान इतना फ्री हो जाता है कि डायरेक्ट ऐसी पोइट्री भेज दे। मुझे तो इसकी बहुत ही कमी महसूस हुई। अच्छा जी, आपको कमी महसूस हुई? मतलब कि मेरे नज़दीक ही छोटा सा नावल था और इसमें ये इस तरह से था ना कि वो तो बचपन का प्यार करता सी। तमीर खान वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक, आप कैसी हो? मेरी आज सारा दिन तबीयत बेहतर ही है क्योंकि आज मैं सोई नहीं हूँ। मैं जब दोपहर को सोती हूँ मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन अब मुझे लग रहा है डॉक्टर ने मुझे बोला है शिकंजी पीनी है 4 गिलास डेली, तो आज मैं 4 गिलास पिया, मुझे लगता है मेरा गला बंद हो जाना है तो बाकी दुआ करें, 2 वीक के बाद मैंने टेस्ट करवाने हैं, फिर देखते हैं क्या बनता। नावल बहुत ही मज़े का था, अमेजिंग नावल, अल्लाह ब्लेस यू, आमीन, अल्लाह हाफिज़। जूनी का कमेंट था भाई पिछला, शैलो वेरी ऑब्सेसिव हीरो बट गुड एंडिंग। ये किसकी बात करिए? दीवाना मुझसे नहीं, शैलो तुमान मेरी जान यार, दैट्स एन अमेजिंग नावल, गुड लाइफ लेसन नो डाउट। जेबी जट, तेरी चाहत मेरा सासा। ये अम्मी मैं क्या सुन रहा हूँ, हम मंगनी ये लड़का सब लड़कियों की तरह सवाल पूछने लगा। बस अजकल दे मुंडे भी कुड़ियाँ तो घट नहीं है। अजरा समर कौन से नावल पे बात कर रही हैं? टीचर स्टूडेंट, अच्छा ओला सतारा जीस्त। नावल पढ़ चुकी थी मगर आपकी आवाज़ में अच्छा लग रहा है, थैंक यू। आपके दरमियान में कमेंट देते हो, कुछ दिमाग में नहीं आते मगर अच्छे लगते हैं, थैंक यू। रूबी शेख इंटरेस्टिंग। ज़ैनब सज्जाद वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आज तबीयत बेहतर है कुछ यार, ये नावल मैंने सुना हुआ है, अच्छा है, अच्छा जी। जूनी का कमेंट है तमीर खान, अमेजिंग नावल, आपकी नावल में पहले ही सुन रखा था बट आपकी वॉइस में सुनकर मज़ा आ गया, अल्लाह पाक आपको जल्द सेहतियाब करे, आमीन, बस दुआओं में याद रखें। अमार अहमद लवली नावल, मलिक सब्बा वालेकुम अस्सलाम, नावल बहुत ज़्यादा मज़े का था और बहुत इंटरेस्टिंग भी था, थैंक यू। हाँ जी की 1 मिनट, आहो हीरो तो शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ही बदला चढ़िया है सी नो डाउट वो अपनी जगह पे ठीक था, लेकिन इसमें शमाइल की क्या गलती थी? समीर बेचारा समझाने विच ही निकल गया, लेकिन समझ उन्होंने फिर कोई ना सकिया, ताए ने भी समीर दी गिची दबोची। हाँ जी, ते अब्बा जी को छितर पे और वो उन्होंने शमाइल का साथ दिया, क्योंकि शमाइल की तो कहीं पे भी गलती नहीं ना थी, समीत और मीस की गलती थी, और फिर इसमें शमाइल का क्या कसूर था? और पहुंच गई माहीन भी, अगर माहीन और मानी घर पहुंचे तो शमाइल की वजह से पहुंचे हैं ना, और अम्मा अब्बा भी राज़ी नहीं सी, उन्होंने मनाया। हाँ जी, शादी तो होगी दोनों की, लेकिन मुझे भी समीत का बिहेवियर नहीं पसंद है। समीत ने वाकई बहुत बुरा बिहेवियर का, समीत ने 2-4 चंडा बज दियाँ बन दिया सी मेरा, कर उसके अब्बा जी ने बस एक अद्धी मारी है, 2-4 मेरे वाला भी बन दिया सी। हैप्पी एंडिंग थी, बहुत मज़ा आया सुनकर सारे नावल, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन, बस दुआओं में याद रखा करें। बहुत शुक्रिया। अस्मा अदील, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन, जल्दी से अदा करें, आमीन सुम्मा आमीन, ब्यूटीफुल एंड हैप्पी नावल, थैंक यू वेरी मच अस्मा, दुआओं में याद रखें। फारिया शेख इंटरेस्टिंग, हुदा शफीक आला नावल। जी तो गाइज़ यहाँ पे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे, अब भी नावल के लिए अपनी राय का इजहार कीजिएगा, कैसा लगा नावल। मुझे भी इजाज़त दें, मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह कल मिलेंगी न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।